FCRA क्या है? FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और कहने लगे कि माननीय न्यायालय हमारे साथ कुछ हुआ है। बोले क्या हुआ, जरा बताओ, काहे दुखी हो रहे हो? बोले हमारे साथ हुआ यह है कि सरकार ने लगभग 6000 न्यायालयों की, वो 6000 एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी है। 6000 एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी। भाई सरकार ऐसी क्यों हो रखी है? तो सरकार ने कहा कि ये जो एनजीओ वाले एनजीओ चलाते हैं ना, इनका उद्देश्य वो नहीं होता जिसके लिए यह एनजीओ चलाते हैं। तो बोले फिर क्या होता है? सर ये एनजीओ के नाम पर कुछ और गफलत फैलाते हैं। मार्केट के अंदर जितने भी प्रकार के दंगे अपवाद, दंगे फसाद होते हैं ना, इनमें एनजीओ के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा होता है। अच्छा, तो इसके आधार पर FCRA रूल चर्चा में आ गया, FCRA एक्ट चर्चा में आ गया। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि भारत सरकार ने क्यों लगभग 6000 एनजीओ की मान्यता रद्द करी। ये एनजीओ वाले जाते जाते सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और कहने लगे कि सर जी हमारी मान्यता दिलवा दो वापस, अगर नहीं दिलवा पाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, पैसा धेला मिलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉरी बेटा, वापस जाओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में, उन्हीं से कहो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। तो क्या है ये कहानी, आइए आज के सेशन में समझाते हैं। FCRA कैसे काम करता है, क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के एनजीओज को टारगेट किया जा रहा है? बहुत ही प्यारा सवाल है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण खबर है, आपको इसके बारे में समझाते हैं। पहले समझाते हैं FCRA होता क्या है। देखिए आपको पता होगा साथियों कि भारत में 1969 से लेकर के 71 का वो फेज, जिस समय पर एक तरह से भारत का एक हिस्सा, या ये समझिए भारत का बेटा पाकिस्तान, वो अपने पोते के साथ ज्यादती कर रहा था, दैट इज बांग्लादेश। हमने बांग्लादेश बनाया था। उस समय हुआ ये कि पाकिस्तानियों के द्वारा भारत में, कि भारत के टुकड़े कैसे करवाए जाए। आप भी कई बार सुनते होंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के वचन, डायलॉग बाजी आप लोग कई बार, जो देशद्रोही या देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, इस प्रकार के वचनों को रिसाइट करते रहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे? कारण है जनाब, क्योंकि 1969 से लेकर के 71 के बीच में जब भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे ना, तो फिर पाकिस्तानियों को समझ में आया कि क्यों ना हम भारत के अंदर भी कुछ लोगों को उकसा दें। कैसे लोगों को उकसाएं? बोले भारत के अंदर टुकड़े करवाएं, लोगों को आपस में लड़वाएं। जैसे बोले भारत में इतनी सारी कम्युनिटी आपस में रह कैसे लेती है? बोले कैसे? बोले भारत के अंदर सिख भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, यहूदी भी रह रहे हैं, बुद्धिस्ट भी रह रहे हैं। एक काम करो, इनको झगड़वाओ बोले आपस में। बोले कैसे झगड़वाएं? बोले एक काम करो, इन सबको कुछ ना कुछ पैसा दो और इनके मुद्दों को हाईलाइट कर दो। बोले मुद्दे हाईलाइट क्यों नहीं होते? पैसा नहीं मिलता। बोले सर एक बात बताइए, पैसा पहुंचाएं कैसे? मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मुझे अपना देश चाहिए, तो बोले एक काम करो, पैसा पहुंचाओ उसके पास। सर पैसा पहुंचाएं कैसे? मुसीबत तो यही है, पैसा तो चाहिए लेकिन पहुंचाएं कैसे? बोले रुको, भारत वालों के पास एक चीज ऐसी है जिसका यूज अपन कर सकते हैं। उनने एक हथियार बनाया था लेकिन उसका उपयोग हम कर सकते हैं, और उसका नाम क्या है? उस हथियार का नाम है एनजीओ। बोले ये क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थान, जो बनाए तो जाते हैं इसलिए कि हम देश में कुछ अच्छा करेंगे, एजुकेशन का स्तर बढ़ाएंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, लोगों का रहना खाना व्यवस्थित करेंगे, चिकित्सा देंगे, लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया करेंगे। बनाए तो इसलिए जाते हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। देखिए बनाया जाता है एनजीओ एक बहुत अच्छे उद्देश्य के माध्यम से। उद्देश्य क्या है भाई? जैसे एक हमारी मतलब साथियों के द्वारा एक एनजीओ चलाया जाता है, क्या नाम है उसका? स्माइल फॉर ऑल चलाया जाता है, ठीक है। उद्देश्य है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। अभी तक तो उद्देश्य एकदम क्लियर है, लेकिन अब आप सोचिए कि उसमें कोई विदेशी पैसा डालना शुरू कर दे। अब जब कोई विदेशी पैसा डालता है तो उसको बोलते हैं FCRA, मतलब विदेशी मुद्रा आ गई। अब विदेशी मुद्रा आ गई तो उस पैसे का उपयोग कहां करोगे आप? बच्चों के भलाई के लिए करोगे। लेकिन जरा सोच के देखो कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आपके अकाउंट में पैसा डाल कौन रहा है, और अब आप उस पैसे का उपयोग ऐसे लोगों को देने में कर रहे हो जो कि देश के अंदर खतरनाक हो सकते हैं। आप कहते हैं कि हम किसी माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, करिए साहब। कितना पैसा भाई? 10-10 लाख रुपया दे रहे हो, किसी को 20-20 लाख रुपया दे रहे हो। ये तो ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको प्रमोट करने के लिए कोई विदेशों से धन भेज रहा है। इंदिरा गांधी जी समझदार थी, समझ गई थी इस चीज को कि देश के अंदर इस प्रकार की हरकतें होंगी। एनजीओ के माध्यम से देश के टुकड़े करवाने के लिए देश के जो
लोग हैं या देश के विरोधी जो लोग हैं वो कुछ कारनामे कर सकते हैं। इसीलिए 1969 में जो चर्चा चल रही थी वो रंग लेकर के आई 1976 में, और देश की पार्लियामेंट ने एक कानून के माध्यम से एक कानून बनाया, संसद के माध्यम से कानून बनाया जिसका नाम था FCRA, जिसमें यह कहा गया कि रेगुलेट करो इस चीज को कि विदेशों से जो धन आ रहा है वो आया किसके अकाउंट में, पहले यह मालूम करो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का रेगुलेशन करो। इसलिए 1976 में सबसे पहली बार विदेशों से आ रहे धन को रेगुलेट करने के लिए, यानी पता तो चले कि पैसा आ कहां से रहा है, उसके लिए कानून बनाया गया। इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों, देश के अंदर जो एनजीओस थे उनके पैसे को ट्रैक करना शुरू किया गया। ट्रैकिंग शुरू तो हुई, चलना भी शुरू हुई। नॉन प्रॉफिट के अंदर पैसा जो था वो आ तो रहा था, लेकिन उन्हें हर साल यह बताना था कि इन्होंने पैसा कितना तो खर्च किया और कितना इनके अकाउंट में है। यह 1976 के अंदर सरकार ने एक कानून बना दिया। यह घटना आगे चलती चली गई। 1984 के दंगे आपको याद होंगे, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार ने यह मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको प्रॉपर तरीके से पहले रजिस्टर करो, यानी कि उनको एक प्रकार से अपने पास में दर्ज कर लो, रजिस्टर कर लो। बिफोर रिसीविंग फॉरेन डोनेशन दे कैन नॉट पास द फंड ऑन द अदर नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ। मतलब क्या है? एक एनजीओ को पैसा मिला, मान लीजिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशी पैसा मिल गया। अब उसको पैसा मिल गया, वो यहां आगे किसी और एनजीओ को दे रही है। बोले नहीं, पहले आपको इंडिया में रजिस्टर करना होगा, अपने आप को बताना होगा कि आप कहां पर काम करने वाले हैं, उसके आधार पर आपको पैसा दिया जाएगा। 1984 के अंदर यह कानून बनकर के लागू हो गया। फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। वर्ष आया 2010। वर्ष 2010 में फिर इस कानून को और सख्त किया गया, क्योंकि देश में यह समझ में आ गया कि यार कुछ भी कह लो, देश के जो देश विरोधी तत्व हैं वो कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से पैसा भिजवाकर देश को तुड़वाने का काम करते हैं। फिर क्या हुआ? 1976 का जो एक्ट था ना, उसको हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक और खतरनाक कानून, स्ट्रॉन्ग कानून बनाया गया जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, जिसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के रूल भी बनाए गए जिनका नाम 2011 के रूल बोलते हैं। इनमें क्या कहा गया? इसके अंतर्गत एफसीआरए की रजिस्ट्रेशन की एक वैलिडिटी दे दी गई कि तुम्हारा जो एनजीओ है ये इतने ही साल तक यहां काम करेगा। परमानेंट अर्लियर रिड्यूस टू 5 ईयर एंड सब्जेक्टेड टू रिन्यूएबल। यह कहा गया कि अगर आपका एनजीओ भारत में पहले से रजिस्टर्ड है, जैसे आपने देखा होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने यहां से चला गया है, क्यों? क्योंकि वो बता ही नहीं पाया कि उसके अकाउंट में पैसा कहां से आ रहा है, समझे? तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या कर दिया गया? 2011 में कानून बनाया गया और कहा गया कि आप लोग जब भी रिन्यू करवाएंगे, 5 साल का ही कार्यकाल है आपके पास, 5 साल तक ही आप यहां पर, मतलब हमारे यहां पर एनजीओ चलाएंगे। उसके बाद में 5 साल पूरे होने वाले हो, उससे 6 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आ जाना रिन्यू कराने के लिए, फिर बताना कि पुराना पैसा कहां गया, नया पैसा कहां ले जाओगे। इस प्रकार से ओनली 50% फॉरेन कंट्रीब्यूशंस कुड बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट अंडर 1976 एक्ट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। भारत में आपने बहुत बार देखा होगा कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे नाम हैं, है ना। अब मान लीजिए कि साहब कोई एक अधिकारी बन गया, है ना, हम आपको तरीका बताते हैं ताकि आप थोड़े जागृत भारत के नागरिक बने, आप इसको समझने का काम करें। देखिए क्या होता है जनाब, आज आप एक बहुत ही, मतलब मान लीजिए कि बढ़िया से आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी की अपनी एक लिमिटेशन है, एक बंधी हुई तनख्वाह है, एक बंधा हुआ काम है। अब आपको लगता है कि यार मुझे जिंदगी तो जीनी है एकदम लेविश, पैसे कमाने का साधन भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है नहीं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप अपने जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनसे कहते हैं कि सुनो, तुमको रिश्वत देनी है, एक काम करो, उस एनजीओ में पैसा दान कर दो, उस एनजीओ में पैसा दान कर दो। अब वो एनजीओ जो है वो अपने पैसे में से 50% पैसा प्रशासकीय कार्यों पर खर्च कर सकता है। अब प्रशासकीय कार्यों पर खर्च कर सकता है का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी एनजीओ के पास 1 करोड़ रुपया आया, वो उस 50 लाख को निकाल करके अपने प्रशासकीय कार्यों पर खर्च कर सकता है। का अर्थ ऐसे समझो कि भाई आपको यहां से यहां जाना था तो फ्लाइट की टिकट बुक करा दी है, आपको साहब किसी होटल में रुकना था तो होटल का टिकट बुक करा दिया। कौन कर रहा है ये कारनामे? एनजीओ कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? पैसा तो अपने पास डायरेक्ट आया नहीं, उधर से सारा की सारा मनीराम जो है वो एक हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर
आपको लगा कि उस पैसे को ले कैसे, उसके लिए आपने कहा कि सुनो हमारे ही कुछ मिलने वालों का भला कर दो। तुमने कहा ना कि पैसा खर्च कर सकते हो, तो एक काम करो, उसके 10 लाख दे देना, उसको इतने लाख रुपए दे देना, हम वहां से ले लेंगे। नंबर 1 का पैसा बन गया, हो गया भ्रष्टाचार पूरा राउटेड हो गया, बढ़िया से पैसा आने लग गया। सरकार 2010 में क्या नियम बनाई कि 50% पैसा ही एनजीओ अपने प्रशासकीय कार्यों में खर्च कर सकता है, बाकी बचा जो 50% है वो तो जिस उद्देश्य से दिया गया है उस पर ही खर्च करेगी। एनजीओ के लिए गाइडलाइन बना दी। आई बात समझ में? यहां तक मजेदार था यहां तक तो साथियों। लेकिन आपको लगेगा सर क्या हर एनजीओ ऐसा ही होता है? जी नहीं बेटा, हर एनजीओ ऐसा नहीं होता है, लेकिन एनजीओ जिस कारण बदनाम है हम आपको वो बता रहे हैं। अब साहब ये वाली सरकार आई, इस सरकार को तो ये समझ में आ गया कि यार हमने इतने स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं आतंकवादियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो एनजीओ का तो माहौल और टाइट हो जाएगा। इस सरकार ने 2020 में एक और खतरनाक कानून बना दिया, एफसीआरए का अमेंडमेंट बिल 2020 पारित कर दिया, और इसमें यह कहा ब्रॉडली रीडिफाइन कर दी रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, ट्रांसफर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर एक्ट 2010। पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सुनो बेटा, अगर एनजीओ चला रहे हो और पैसा पूरा पा रहे हो तो उसका पूरा पैसा, अगर आप विदेशों से पैसा पा रहे हो तो जिस काम के लिए पैसा पा गए उसी काम पर खर्च करना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर जीरो कार्य खर्च होगा। अभी तक क्या होता था, विदेशी पैसा आता था। अब मान लीजिए कि आपको कोई राजनेता दिख गया, आपको कोई ऐसा एक्टिविस्ट दिख गया जो भारत के विरोध में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसको बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम फंडिंग हमारी तरफ से आ रही है, विदेशों से पैसा आ रहा है। सरकार ने स्ट्रिक्ट नियम बना दिए, बोले बेटा सुनो, विदेशों से अगर पैसा आया तो पहली बात तो सारी की सारी जितने भी विदेशों से प्राप्त करने वाले एनजीओ हैं, इनको दिल्ली के अंदर जो एसबीआई बैंक है वहां पर खाता खुलवाना होगा। पहला पॉइंट तो यह समझ लो, सब बैंकों का खाता एक ही जगह, सभी एनजीओ का खाता कहां होगा? दिल्ली में होगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आपको जो पैसा विदेशों से मिला है ये जिस पर्पज के लिए मिला है, पर्पज क्या है? लोगों की भलाई करना, पढ़ाई लिखवाई करवाना, चिकित्सा का काम करवाना, सफाई सुफाई करवाना, लोगों को भोजन बंटवाना, उन पर ही खर्च करोगे, इसके अलावा कहीं खर्च नहीं करोगे। नंबर दूसरा, हर साल जो पैसा खर्च किए हो उसकी पूरी लिस्ट बना करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में दोगे ताकि हम उसे क्रॉस चेक कर सकें तुमने पैसा खर्च कहां किया। तीसरी बात। चौथी बात, 5 साल के बाद रिन्यू करवाना जरूरी है। अगर तुम्हारा एनजीओ रिन्यू नहीं होता, और सुनो एकदम 5वीं साल में मत प्रकट हो जाना, जब 5 साल पूरे होने वाले हो उससे 6 महीने पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आ जाना, बताना कि हम रिन्यू करवाना चाहते हैं कि नहीं, उसके बाद रिन्यू करवाएंगे, अदरवाइज जाइए अपने घर, यहां पर रिन्यू भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और साथ में यह कहा गया कि तुम्हारा जितना भी पैसा आ रहा है इसको दे कौन रहा है इसकी भी जानकारी हमें चाहिए। यानी तुम्हारे पास विदेशी धन आया, तुम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने, नहीं, हम उसका पूरा ब्यौरा चाहते हैं कि वो मिस्टर एक्स वाई है तो है कौन, उसके पास कमाई का साधन क्या है जो तुम्हें बिलियंस में मतलब मदद भेज रहा है। इससे हो गई एनजीओ की हालत खराब। अब आप न्यूज पढ़िए, हुआ ये कि भाई साहब आपको यहां पर सुनाई देगा क्या कि लगभग 6000 एनजीओ ऐसे हैं साथियों जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो लास्ट ईयर रद्द हो गया। 6000 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि विदेशी मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए सरकार का जो एफसीआरए एक्ट चल रहा था वो इतना खतरनाक रहा उनके ऊपर कि भाई साहब वो सरवाइव ही नहीं कर पाए, वो रिन्यू कराने जा ही नहीं पाए, क्योंकि वो बताने की स्थिति में नहीं थे कि 5 साल तक पैसा दिया तो दिया कहां। भारत में से एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एनजीओ हैं वो तक चले गए। इवन मदर टेरेसा ट्रस्ट जो है उसको भी भाई साहब रिन्यूअल नहीं मिला। उसको तो सरकार ने हालांकि बाद में दे करके, बाद में मेहनत कर आके उसको वापस दे दिया, लेकिन बोले सबका हिसाब होगा, और सबका हिसाब होगा तो एनजीओ वाले गए घबरा। ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास। ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि क्या पता सुप्रीम कोर्ट मान जाए इस बात को। भाई 14,000 टिका दिया है एक बार जबरदस्त तरीके से, 14,000 टिका दी हो यार, लाइक वाइक भी बढ़ा दो यार, बहुत सारी बधाई हो। तो ऐसी स्थिति में, हाँ भाई टेक्निकल टीम आज का वो ले लो स्क्रीनशॉट यार, बैठे आलस खा रहे हो हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब पॉइंट ये है, एक बार दबा के शेयर कर दो यार, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है मामला। तो अब क्या हुआ कि साहब ऐसी स्थिति के अंदर यह कहा गया कि अगर आप लोगों ने
रिन्यूएबल कराने के हमारे पास आने की कोशिश करी तो जानकारी दोगे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो भाई, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफसीआरए के अंदर हम भी दायरे में आते हैं। हम भी दायरे में आते हैं का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि लोग हम पर भी डाउट करते हैं कि जजेस को भी अकाउंट से जो सहायता पहुंचाई जाती है वो एफसीआरए के माध्यम से पहुंचाई जाती है। बोले हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, वापस जाइए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में, उन्हीं को बताइए, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। लौटा दिया, वापस जाओ और उन्हीं से लागू करवाओ, हम नहीं करेंगे कुछ। तो भाई साहब एनजीओ की हालत हो रखी है खराब। तो देखिए, इसमें भी किसी सरकार को कोसने से बेहतर है आप यह समझें कि भारत में अगर कोई विदेशी धन पहुंचने का तरीका है, उनमें से एक तरीका एनजीओ था और वो भी उसको रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए लाया गया। और ये जो कानून आप देख रहे हैं अलग अलग समय पर, उसका परिणाम आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब सरकार 2011 में गाइडलाइन लाई थी तो 2011 के अंदर गाइडलाइन लाते ही अगले ही साल 3922 एनजीओ अपना रिन्यूएबल नहीं करवा पाए, रद्द हो गए, कैंसिल हो गए। इसके बाद में सरकार का परिवर्तन हुआ, उनके डर के मारे साहब 4004 जो एनजीओ हैं वो रिन्यू नहीं करवा पाए। 2017 में 4865 रिन्यू नहीं करवा पाए। 2019 में 1808 रिन्यू नहीं करवा पाए। अभी जो है 2021 के एंड में 6000 अपने आप को रिन्यू नहीं करवा पाए हैं। यानी भारत में अब तक जो है 27000 के आसपास एनजीओ ऐसे हैं जो कि अपने आप का रिन्यूएबल नहीं करवा पाए हैं, फंस गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई हो। देखिए, हमने आपको समझाने का प्रयास तो बेहतरीन तरीके से किया है, बाकी मर्जी आपकी है। सेशन को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और 27 तारीख आज आखिरी है अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन परचेज करने की, जिसमें आप अंकित 10 रेफरल कोड लगा के अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको उस पर मिलता है और 6 महीने का 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर एक्सटेंशन मिल रहा है। आप जहां भी चाहें यूज करें रेफरल कोड अंकित 10 और उसका लाभ उठाएं, ठीक है। हम सारी जानकारी यहां बता दी है, किसी भी प्रकार की कोई कमी इसमें नहीं है। सारी जानकारी जो हम बताए हैं ये लिखित में आपको हमारे टेलीग्राम, जिस पे आप हमें हमारे नाम से सर्च करेंगे, अंकित अवस्थी सर के नाम से, आपको वहां पर ये सारी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी हम आपको बता दिए, उम्मीद है कि ये काम की रहेंगी, ठीक है।